नेपाल की स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा। और सबसे बड़ी कीमत जो चुकानी पड़ती है वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनकी वाइफ को घर में जिंदा जला दिया जाता है। और इस हद तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस निर्णय का, इस डिसीजन का परिणाम इतना खतरनाक होगा। दोस्तों, इस समय वर्तमान स्थिति नेपाल की बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप सभी से इस समय पूछा जाए कि क्या कर रहे हैं, तो आप में से अधिकतर लोगों का आंसर होगा कि आप इस समय सोशल मीडिया चला रहे होंगे और इस वीडियो को भी आप देख रहे होंगे तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे। देखे भी क्यों ना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और यूँ कहें कि सोशल मीडिया के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये सभी जो सोशल मीडिया है ना, ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। और इस सोशल मीडिया की हेल्प से आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे यूज़र हैं जो लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेस भी हुए हैं सोशल मीडिया की हेल्प से। अब आप भी ऐसे ही सोशल मीडिया यूज़र हैं और इसकी मदद से आप अर्निंग भी कर रहे हैं, और आपको अगले दिन ये पता चले अगर कि इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर्स, इन सभी को बैन कर दिया गया सरकार द्वारा, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न होगा और एक झटका भी लगेगा कि भाई ये कैसे डिसीज़न लिया जा सकता है कि एक साथ इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया जाए। इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स को सरकार द्वारा बैन कर दिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स को सरकार द्वारा अस्थायी रूप से बैन कर दिया गया है। लेकिन बैन करने के कुछ समय बाद फिर से इसे चालू कर दिया गया। लेकिन इस बीच इन ऐप्स को बैन करने और फिर से चालू करने के बीच में इतनी बड़ी घटनाएं घट गई कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं जिस सरकार की बात कर रहा हूँ वो सरकार नेपाल की सरकार है। अभी नेपाल की सरकार द्वारा हाल ही में एक निर्णय लिया गया था जिसमें इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने की बात कही गई थी और बैन किया भी गया था। लेकिन नेपाल में बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, हर तरफ आगजनी की गई, बहुत से लोगों की जानें गई, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसके बाद सरकार के दबाव में आने के बाद फिर से इन सभी ऐप्स को चालू कर दिया गया। लेकिन इसके बीच में नेपाल सरकार को, या यूँ कहें कि नेपाल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी वाइफ को घर में जिंदा जला दिया गया। ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस डिसीजन के बाद इस तरीके से नेपाल की स्थिति बन जाएगी। और वर्तमान समय में नेपाल के जो पीएम हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, साथ में नेपाल के प्रेसिडेंट ने भी इस्तीफा दे दिया है और वहाँ के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। इन सभी चीज़ों को आप वीडियो और फोटोज़ की हेल्प से आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। नेपाल की इस स्थिति का कारण क्या है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेपाल की इस स्थिति के बारे में आपकी क्या सोच है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या ये आने वाले समय में अन्य देशों के लिए चेतावनी नहीं है? देशों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि कहीं सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ना पड़ जाए कि ये स्थिति जो आज नेपाल की है ये अन्य देशों की भी हो जाए। और ऐसा बोला जा रहा है, शायद ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ये विरोध फ्रांस में भी स्टार्ट हो गया है। खैर, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। 3 सितंबर के दिन इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल सरकार द्वारा बैन किया जाता है। खैर, इससे पहले की बात करें तो टिकटॉक, जो कि आप सुने होंगे, काफ़ी फेमस ऐप रहा है, काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म रहा है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था और इससे भी लोग बहुत अर्निंग भी करते थे। लेकिन इसे बाद में इंडिया में बैन कर दिया गया। सेम इसी तरीके से 2023 में नेपाल सरकार द्वारा भी टिकटॉक को बैन किया जाता है और कुछ शर्तें रखी जाती हैं नेपाल सरकार द्वारा, जिसके बाद इन शर्तों को टिकटॉक प्लेटफॉर्म, टिकटॉक कंपनी द्वारा मान लिया जाता है और पुनः से टिकटॉक को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। अब टिकटॉक को 2023 में बैन किया गया था। इसके बाद 2025 3 सितंबर के दिन नेपाल सरकार द्वारा एक बार फिर से इन सभी सोशल मीडियाज़ को बैन कर दिया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इन सभी सोशल मीडिया ऐप्स के साथ अन्य 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन्हें सरकार द्वारा बैन कर दिया जाता है। और इस बैन करने के बाद नेपाल में बहुत ज़ोरदार प्रदर्शन शुरू हो जाता है और ये जो प्रदर्शन होता है ये जेनजी जनरेशन के द्वारा किया जाता है। अब ये जेनजीज क्या हैं, तो 18 से 28 साल की उम्र के जो युवा हैं उन्हें हम लोग जेनजी जनरेशन के नाम से जानते हैं।
तो इनके द्वारा नेपाल में बहुत जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन में अभी तक 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 4 से 500 लोग घायल हो चुके हैं। अब बात यह आती है कि गवर्नमेंट द्वारा, नेपाल सरकार द्वारा इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया? इन सोशल मीडिया को बैन करने के पीछे क्या कारण था? नेपाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन कंपनियों को 7 दिन का समय दिया जाता है और बोला जाता है कि 7 दिन के अंदर आप अपनी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इन कंपनियों को अस्थायी रूप से बैन कर दिया जाएगा। साथ ही में नेपाल सरकार का ये भी मानना था कि ये जो कंपनियां हैं बिना रजिस्ट्रेशन के फेक आईडीज बनाना, गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ को फैलाना, इन सभी का प्रयोग करती हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं ठहराया गया और सरकार के ये पक्ष में भी चीज़ें नहीं थी। इस वजह से इन्हें 7 दिन का समय दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई आप अगर इन कंपनियों को नेपाल में रन कराना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ में ही नेपाल सरकार द्वारा कुछ और भी शर्तें रखी गई थी, जैसे कि अगर इन कंपनियों को नेपाल में रन कराना है तो लोकल ऑफिस खोलना होगा और इन ऑफिस में लोकल लोगों को रखना होगा। इसके बाद सरकार द्वारा जो यूजर्स हैं उनकी अगर इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो उनके यूजर्स की इंफॉर्मेशन को सरकार को प्रोवाइड कराना होगा। नेपाल सरकार द्वारा रखी गई इन शर्तों में कंपनियों को ये शर्त सही नहीं लगी, क्योंकि डेटा प्राइवेसी के हिसाब से यूजर्स के डेटा को शेयर करना सही नहीं है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किए गए समय में नहीं कराया, जिसके बाद नेपाल सरकार द्वारा इन कंपनियों पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया जाता है। इन कंपनियों का नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाना एक कारण ये भी हो सकता है कि नेपाल एक छोटा सा देश है और नेपाल में यूजर्स कम है। मतलब नेपाल के हिसाब से तो यूजर्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेपाल में यूजरों की संख्या कम है और नेपाल एक प्रकार का छोटा सा देश है। तो अगर ये कंपनियाँ नेपाल में अपना अलग से ऑफिस खोलते हैं, लोकल ऑफिस खोलते हैं और लोकल लोगों को हायर करते हैं, तो इन कंपनियों को ये चीज़ काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती, काफ़ी महंगा पड़ जाता। और अगर ये चलिए मान भी लेते हैं कि नेपाल में इस चीज़ को नेपाल सरकार की बात मानते हैं और वहाँ पे ये लोकल लोगों को हायर करके लोकल ऑफिस स्टार्ट करते हैं, तो जो अन्य छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर ये लोकल ऑफिस और लोकल लोगों को हायर नहीं किया गया है, तो उनके लिए भी दबाव बनता और वहाँ पे भी इनको लोकल ऑफिस खोलना पड़ता। क्योंकि अगर जब ये नेपाल में स्टार्ट करते तो ये चीज़, इस चीज़ की मांग अन्य देशों में भी उठती। जो छोटे छोटे देश है जहाँ पर लोकल ऑफिस नहीं है, उन देशों में भी इस चीज़ की मांग उठती और दबाव में आके इन कंपनियों को वहाँ भी लोकल ऑफिस स्टार्ट करना पड़ता, जो कि इनके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता। तो इस वजह से हो सकता है कि इन कंपनियों ने इस शर्तों को नहीं माना होगा। जिसके बाद नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, ये ऑफिशियली रूप से आगे बताते हैं सोशल मीडिया कंपनियों ने शर्तों को नहीं माना, जिसके कारण से इन कंपनियों को अस्थायी रूप से बैन किया जाता है। अब जैसे ही ये खबर लोगों के बीच में आती है, नेपाल में फैलती है, तो चारों तरफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और ये विरोध प्रदर्शन जो स्टार्ट किया जाता है ये जेनजीओ के द्वारा किया जाता है। जेनजीज यानी 18 से 28 साल के जो युवा थे उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जाता है और ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 19 लोगों की जान चली गई और 4 से 500 लोग घायल हो गए और नेपाल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकारी बिल्डिंगों को जला दिया गया और इस विरोध को रोकने के लिए जब नेपाल की सेनाएं उतरी तो इस विरोध को रोकने में सेनाएं भी असफल हुई और उन्हें भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि लगभग 12 से 15 हज़ार से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं इस विरोध को जताने के लिए। आप वीडियोज़ और फोटोज़ की हेल्प से आप देख सकते हैं कि नेपाल की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। नेपाल सरकार द्वारा इन कंपनियों को बैन करने के बाद कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई जाती है, जिसमें इन बातों को रखा जाता है और इस निर्णय को रखा जाता है, जहां पर कुछ मंत्रियों ने इस निर्णय को बिल्कुल सही बताया, सरकार के पक्ष में बताया। वहीं कुछ मंत्री इसका विरोध भी करते हैं और बोलते हैं कि इन सोशल मीडिया ऐप्स को फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान सरकार रहती है वो सीधे मना कर देती है। इन प्रदर्शनकारियों के सामने सरकार नहीं झुकेगी और इन ऐप्स को फिर से स्टार्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं कराती। लेकिन इन युवाओं द्वारा बहुत विरोध झेलने के बाद इन सभी ऐप्स को, सोशल मीडिया को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच नेपाल की स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा और सबसे बड़ी कीमत जो चुकानी पड़ती है वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनकी वाइफ को घर में जिंदा जला दिया जाता है। और
इस हद तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस निर्णय का, इस डिसीजन का परिणाम इतना खतरनाक होगा। दोस्तों, इस समय वर्तमान स्थिति नेपाल की बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, वहाँ के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ के मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है। नेपाल में हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेपाल की इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? दूसरे देशों के लिए भी एक संदेश है कि सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में ये स्थिति दूसरे देशों की भी बन सकती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी नेपाल से रिलेटेड जो आगे की अपडेट्स होगी उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।